अच्छा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वॉर एंड पीस, इट्स कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वॉर एंड पीस आईआर का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, जिसको ग्लोबली अ, हम देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं कि उसमें क्या-क्या ऐसी बातें हैं और क्यों जंगें होती हैं या क्यों इस पूरी दुनिया में अमन होना ज़रूरी है। आईआर इस स्टडी को फिनोमेना करता है। इस फिनोमेना को स्टडी करता है कि आप किस तरीके से पहली जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो बहुत खतरनाक जंगें हुई और उसमें जो हमने डिस्ट्रक्शन देखा, उसको सॉल्व करने के लिए और उस आइंदा आने वाले वक़्त में उस किस्म की जंगें ना हो, उस जंगों को रोकने के लिए उन्होंने अमन कायम करने के लिए पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन बनाया और जो हम आज देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। आप ग्लोबल ऑर्गेनाइज़ेशन कर लें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन, तो जंगें होती क्यों हैं, उनकी कॉज़ेज़ क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं क्या? कॉन्सिक्वेंसेज़ मतलब उनके आउटकम्स क्या निकलते हैं। वो जंग तो हो जाती है, लेकिन उस जंग का कोई एक रिज़ल्ट भी निकलता है, कोई एक आउटकम भी आता है। अगर पीस है, तो पीस का आउटकम अच्छा ही होगा। इस तरीके से ये नोन और ये फैक्चुअल फिनोमेना है कि अगर जंग है और इसकी कोई कॉज़ है, कोई वजूहात है और किसी वजूहात की वजह से जंग हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ बुरे और डिस्ट्रक्टिव ही हो सकते हैं। लेकिन जहाँ हम इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इतनी लिबरलिज़्म की बात करते हैं, वहाँ पे जंगें क्यों हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, क्या वजूहात बन रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं, वॉर और पीस दोनों ही बहुत अहम इश्यू है रियासतों के लिए और दुनिया में जितनी रियासतें हैं उन सब के लिए, ठीक है? अमन और जंग, ये बात तो हमने देख ली और इसको हमने मान भी लिया, इसमें रीज़न्स भी है, लॉजिकल फैक्ट्स भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद बना पीस मेंटेन करने के लिए ताकि जंगों को रोका जा सके और उसके तहत पीस कायम किया जा सके। अब उससे क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन का जो एक फैक्टर था, एक उसका ऑब्जेक्टिव कह लें, उनके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। एक कि जंग को दुनिया में अमन किस तरह कायम किया जा सके। पहला जो फैक्टर यूनाइटेड नेशन का है, यूएन का पहला ऑब्जेक्ट है ही ये कि किस तरीके से हम इस दुनिया में अमन मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं ताकि जंग ना हो। और उसके साथ-साथ उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जंगों को स्टडी भी करेंगे। दे नीड टू स्टडी वॉर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस। जब तक वो जंगों की बुनियादों को नहीं समझेंगे कि जंगें क्यों हुई और क्यों होती हैं, तब तक वो अमन नहीं कायम कर पाएँगे। जब किसी चीज़ की स्टडी की जाती है, जब किसी चीज़ की रिसर्च की जाती है, तो वो उस चीज़ की रिसर्च इसलिए की जाती है कि इस चीज़ में इतनी खामियाँ जो आईं, उनकी वजूहात क्या है और उनको ख़त्म किस तरीके से किया जाए। जब हम ख़त्म करने की उनको बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए लाज़िम करार हो जाता है कि हम उसको स्टडी करें। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में अमन को कायम करने के साथ-साथ उसके लिए ये उस जंग को रोकने के लिए ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जंग होती क्यों है और जंगें क्यों लड़ी गई, इस चीज़ को पढ़े, देखे, समझे। ठीक है? दुनिया में जितनी भी नेशन और रियासतें हैं, कोई भी जंग नहीं चाहता और हर कोई यही चाहता है कि वॉर अवॉइड करे, क्योंकि वॉर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जुड़ा है। आपने वॉर तो कर ली किसी चीज़ पे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको बहुत देर तक भुगतने पड़ते हैं। जंग से नुकसान होता है, माली, जानी, हर किस्म का नुकसान होता है। लेकिन जंग खत्म होने के बावजूद भी कितने सालों साल तक
वो रियासतें उन्हीं नुकसान की भरपाई कर रही होती है और उससे और मज़ीद नुकसान हो जाता है, उनको वो झेल रही होती हैं। चूँकि ये एक खतरनाक फिनोमेना है, चूँकि ये एक इतना डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है, इसको कोई भी इसमें पढ़ना तो नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी हमने देखा कि जंगें तो बहुत हुई हैं। क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं, ये आगे आपको क्लियर होता जाएगा। It remains a very dominant part of world politics and an effective form of conflict resolution. वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जंग फिर भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट पार्ट रहा है। पुराने दौर में बिफोर मॉडर्न स्टेट सिस्टम बहुत जंगें हुई और वो जंगें किस बुनियाद पे होती थी, क्योंकि उनके पास अपने मसले मसाइल को सुलझाने के लिए कोई और हल मिलता नहीं था, तो वो जंग करते थे। जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, तभी स्कॉलर्स ने अपना सर खुजाया और वो एक साथ जुड़े कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तभी उन्होंने कहा कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे सारी रियासतों को लाया जाए और उनके मसले मसाइल हल किए जाएं बातचीत के जरिए, ताकि वो जंग की तरफ ना जाएं। क्योंकि उससे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई मामला था ही नहीं ना बातचीत का। अगर किसी को किसी स्टेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट था तो वो जंग की तरफ बर्पा होता था, और जब वो जंग की तरफ बर्पा होता था उससे दोनों ही रियासतों को और उनके इर्द गिर्द की रियासतों को भी नुकसान पहुंचता था और नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन जब पहली जंग अजीम हुई तो लीग ऑफ नेशन बना, इस स्ट्रक्चर को फॉर्म किया गया। बहरहाल उसकी अलग कॉजेज थी कि वो नहीं चला पाए या उसमें जो भी मैनिपुलेशन हो रही थी या जो भी हो रहा था, लेकिन वो स्ट्रक्चर फेल हो गया और दूसरी जंग अजीम भी हुई जो कि पहली से ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसका जो एंड हुआ है वो न्यूक्लियर वेपन्स के ज़रिए हुआ है। अब जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स शामिल हो गए, जहाँ आपको इतने खतरनाक किस्म के वेपन्स देखने को मिल गए, आप वहाँ सोच सकते हैं कि किस तरीके से अब जो अगर कभी दुनिया में, वैसे तो जंग होना मुश्किल ही है, लेकिन जो दुनिया में अब जंग होगी, वो या तो आखिरी होगी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। क्योंकि न्यूक्लियर तबाही आप आज भी जापान में जो न्यूक्लियर तबाही हुई, ज़मीनें वहाँ की ज़मीनें बंजर हो गई है, वो गल्ला उगाने के तो काबिल रही नहीं है। वहाँ पे आज भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, डिसेबल पैदा होते हैं, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं, जो केमिकल्स हैं, जो एक्सप्लोजन है वो बहुत हैवी है। और इतना एक्सप्लोजन और इतना मैसिव पोल्यूशन और इतने खतरनाक केमिकल से बनाया हुआ एक मिसाइल आम इंसान या हमारा एटमॉस्फेयर उसको इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो मिस उसके इसीलिए साइड इफेक्ट्स आज भी जो होते हैं जापान पे? बिल्कुल, वहाँ पे बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं, उन कुछ डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। वहाँ का तो पूरा उजड़ गया ना। अगर आपने कभी कभी आप गूगल कीजिएगा लिख के कि हिरोशिमा नागासाकी पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, आप देखेंगे कि ढांचे के ढांचे पड़े हैं, लेकिन उनकी पूरी स्किन उधड़ चुकी है। मांस उस पे कुछ नहीं है, ढांचे के ढांचे पड़े होंगे। जो स्कूल जैसे था वो पूरा, मतलब कि पूरे शहर नेस्त तो नाबूद हो गए थे एक तरीके से। ठीक है। ओके। और यहीं जब यूनाइटेड नेशन फिर बना दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उसका सबसे पहला मोटिव ही यही था कि किस तरीके से जंग को रोका जा सके और पीस को कायम किया जा सके, क्योंकि अब जो जंग होगी, अब जो वॉर होगी, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, इसीलिए पीस लिंक्ड है जंग के साथ, वॉर के साथ, क्योंकि द फियर ऑफ वॉर कॉजेस पीस। क्योंकि जंग का जो डर है कि जंग हो जाएगी, वही पीस की वजह बन जाता है बाज़-औक़ात। ठीक है, अभी अगर हम अपनी डेली लाइफ की ही मिसाल ले लें, हमें पता है कि एक जगह झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, या कोई अनसर्टेनिटी है, ठीक है? हम
उस माहौल से दूर होंगे, या तो हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि ये झगड़ा बात-बात में ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अगर ये झगड़ा बढ़ा तो कुछ और इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, बुरे आउटकम निकल सकते हैं। तो उस डर की वजह से ही बाज़-औक़ात बहुत सारे झगड़े रुक जाते हैं। ये हमने आम अपनी डेली लाइफ में भी देखा है। आपको सड़क पे बहुत लोग लड़ते हुए, गाली-गलौज करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन चुप हो जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि अगला मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, कि मैं अगले से लड़ नहीं सकता। तो वो उस डर में ही खामोश हो जाता है, क्योंकि जो मेरे साथ होगा, उसका फिर ज़िम्मेदार कौन होगा, ठीक है? वो एक जो पीस कायम होता है या अमन उनके दरमियान कायम होता है, वो इसलिए नहीं होता कि प्यार-मोहब्बत से उन्होंने बात मान ली एक-दूसरे की और उन्होंने ख़त्म कर दी बात को, लेट गो कर दिया। बल्कि वो डर होता है कि उससे ज़्यादा कुछ खराब होगा तो वो मेरे लिए खराब है, ठीक है? इसी तरीके से रियासतों के दरमियान भी बहुत सारी डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि एग्ज़िस्ट करती हैं और रियासतों को आपस में लड़ने से रोकती हैं, या फिर उनसे लेजिटिमेट रीज़न माँगती हैं कि भई हमें कोई लॉजिकल रीज़न दो जिस पे तुम जग कर सको, या फिर हमें कोई ऐसा रीज़न दो कि तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट का या तुम्हारे मसले का कोई भी और सॉल्यूशन नहीं, तो तुम जंग की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जो कि पीस मेंटेन करती हैं, उनका काम ही यही है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें कि जंग ना हो और अमन कायम हो सके दुनिया में। लेकिन कितना अमन उन्होंने खुद ने कायम किया है और कितना नहीं किया है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन इनके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात हैं कि वो उतना अमन कायम क्यों नहीं कर पाए, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड सॉरी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हर वर्ड का पहला लफ्ज़ कैपिटल होना चाहिए। एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस जारी हैं। बहुत सारे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी भी एक मिलिट्री है, फ़ौज है, ठीक है? जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही होती है या फिर जंग हो रही होती है कहीं पे, लेकिन जो पार्टी गलत होती है या फिर जो पार्टी गलत साबित होती है, तो जो या फिर कहीं पे भी जंग हो रही होती है, उस जंग को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए और पीस बरकरार करने के लिए या मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी फ़ौज भेजती है, ताकि वहाँ पे जंग रोकी जा सके और अमन को किसी तरीके से अमल में लाया जा सके, कि अमन कायम हो सके और जंग खत्म हो सके, ठीक है? स्टेट्स मेंटेन मिलिट्री सो दैट दे कैन क्रिएट डेटरेंस। फिर जब हमें अमन ही कायम करना है तो हम मिलिट्री क्यों बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पे वही बात आ गई कि पीस लिंक्ड है वॉर से, लेकिन द फियर ऑफ वॉर कॉजेस पीस। देखें, एक रियासत है, अगर वो मिलिट्रिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथन है, जिस तरीके से चाइना, लद्दाख में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, झड़प जो हुई थी, उसमें चाइना ने पूरी दुनिया को ये पोस्चर शो कर दिया, ये उसका अग्रेसिव पोस्चर था कि मुझसे लड़ना नहीं, मैं सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलिट्री वाइज़ भी ग्रो कर रहा हूँ और मैं मिलिट्री वाइज़ भी बहुत ताकतवर हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और तुम मुझे नुकसान पहुँचा पाओगे। इसीलिए रियासतें अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ करती हैं ताकि वो डेटरेंस कायम कर सकें। डेटरेंस का मतलब ही यही होता है, जब आप इतने ताकतवर बन जाए कि अगली जो रियासत है या जो अपोज़िट रियासत है जो लड़ना चाह रही है, वो ये समझ ले कि अगर मैंने इन पे हमला किया या मैं इनसे लड़ा तो नुकसान मेरा भी बहुत होगा। ठीक है? और इस नुकसान के डर से ही बाज़-औक़ात वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। जिस तरीके से अगर एक बेहतरीन मिसाल दी जाए डेटरेंस की, तो कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर के दरमियान ये दोनों ही एक-दूसरे को सिर्फ़ धमकियाँ दे रहे थे, मुँह की फायरिंग की थी इन लोगों की कि भई हम आप पे न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे। तो अमेरिका ने बाकायदा धमकी दी भी कि हम आप पे न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते, ठीक है? अब जब उन्होंने ये कहा तो रशिया ने भी सोवियत यूनियन ने भी आगे से यही कहा कि अगर आप हम पे हमला करते हैं, तो हम आपको मैसिवली रिटेलिएट करेंगे। मतलब हम आपको जवाब वैसे ही देंगे जैसे आप दे रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करेंगे।
अब लाज़मी बात है यहाँ पे एक डेटरेंस कायम हो गया कि दोनों ही स्टेट इतने ताकतवर है और अगर दोनों में से कोई एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करता है तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरी उन उन कंट्रीज़ को तो उठाना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर एक छोटा-मोटा मिसाइल भी इधर-उधर गिर जाता है, तो वो तो तबाही मच ही जाती है ना, उसके इर्द-गिर्द के कितने इलाकों की तबाही मचती है। तो यहाँ पे एक डेटरेंस कायम हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कायम हो जाता है कि नहीं, हम इतनी तबाही अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो रियासतें मज़बूत ही इसलिए बनती हैं कि भैया अगर लड़ना है, तो नुकसान तुम्हारा भी बहुत है उसमें और तुम इतना नुकसान झेल सकते हो तो आके लड़ लो। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जी मिस। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉजेज़ ऑफ वॉर, वजूहात क्या होती हैं जंग करने की या जंग के पीछे ऐसी क्या वजूहात होती है जो जंग को बढ़ावा देती है कि जंग हो सके, ठीक है? जिसमें बहुत सारी इसकी कॉजेज़ हैं, लेकिन जो वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ बनती हैं और हिस्ट्री में बनती आई हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीड, लालच। लालच किस चीज़ की? रियासतों को ताकत की लालच, रियासतों को नेचुरल रिसोर्सेज़ हासिल करने की लालच। नेचुरल रिसोर्सेज़ में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, ऑयल आता है और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, जिससे एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, बढ़ती है। जब इकोनॉमी ग्रो होती है, आप ताकतवर मुल्क बनते हैं, आप डेवलप्ड कंट्री बनते हैं, आप अपने और बहुत सारे निज़ामात अपने रियासत के ठीक कर सकते हैं, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो जो लालच में अब मिनरल रिसोर्सेज़ और इसके साथ पानी भी लालच में आता है, पीने का साफ पानी, फ्रेश वाटर, ये भी अ, कहा जाता है और बाज़-औक़ात आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर तीसरी जंग होगी, तो वो होगी ही पानी पे। अब पानी इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पूरी दुनिया के लिए, जो और साफ़ पीने का पानी आप खुद देख रहे हैं कि टैंकर माफ़ियाज़ और क्या कुछ नहीं निकल गया है कि पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता कि हम उसे रे यूज़ कर सकें। जो पानी है उसको यूज़ नहीं कर सकते और साफ़ पीने का पानी या तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो महँगा हो गया है, शॉर्ट कर देते हैं। तो तीसरी जो जंग होगी वो होगी ही, जो मेन कॉज़ बताया जाता है वो पानी बताई जाती है और इसी वज़ह से कहा जाता है कि पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए, हिसाब-ए-ज़रूरत उसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसी तरीके से और दीगर जितनी मादनियात और अशिया हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज़ में शामिल होते हैं, उसके बिना पे भी बहुत बड़ी-बड़ी जंगें हुई भी हैं। जैसे अगर आप पूरा इम्पीरियलिज़्म का फिनोमेना ही उठा के देख लें, तो इन यूरोप ने जितना भी कॉलोनाइज़ किया अफ्रीकन रीजन को, एशियन रीजन को, सबकॉन्टिनेंट को, किस बेसिस पे किया? इकोनॉमिक ग्रीड पे। क्योंकि यहाँ पे तिजारत बहुत थी, यहाँ पे मिनरल्स बहुत थे, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत थे और उनको वो चाहिए थे। तभी उन्होंने कॉलोनाइज़ेशन के ज़रिए, इम्पीरियलिज़्म के ज़रिए, कॉलोनाइज़ेशन के ज़रिए उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल की। अब कॉलोनाइज़ अगर हम हुए हैं तो लाज़मी बात है उससे पहले जंग तो हुई होगी। उन्होंने हमें सब्जुगेट किया, जंग लड़ी और हम पे कब्ज़ा किया। इस किस्म की और भी कई एग्ज़ाम्पलें आपको देखने को मिलती हैं। दूसरी कॉज़ ह्यूमन राइट, जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हो, आपने जहाँ इंसानी हक मारा जा रहा हो, जहाँ और बहुत सारी दीगर ऐसी चीज़ें हो रही हो, बाज़-औक़ात उसके लिए जंगें हो जाती हैं। आपने देखा होगा अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप देखें, क्योंकि इंसान को, एक आम इंसान को अपना ह्यूमन राइट ही नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाई, वो कोई रेवोल्यूशन पीसफुल, टॉकफुल रेवोल्यूशन तो थी नहीं, वो ब्लडीएस्ट, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें चूँकि इंसानी हकूक उनके दबाए जा रहे थे और जो नोबल क्लास थी उसने इतना सब्जुगेट कर दिया था जो लोअर क्लास थी उसको, कि उनको एट द एंड क्या करना पड़ा, मार-धाड़, कत्लो-गारत ही करनी पड़ी ताकि उनको उनके हकूक मिल सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, जहाँ पे जंग बर्पा हुई है, किन वजूहात पे? ह्यूमन राइट्स इश्यू पे।
अगर यहाँ पे एक और अच्छी मिसाल दे दें, चाइना पाकिस्तान, जो कि मिसाल ऊपर भी आती है ह्यूमन राइट्स के डोमेन में भी और रिलीजन के डोमेन में भी आती है। फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन इज़राइल की बात कर लें या तो इंडिया पाकिस्तान पे कश्मीर इश्यू की बात कर लें, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? रिलीजन के नाम पे आपको हर जगह ही जंग देखने को मिली है। रिलीजन के नाम पे बहुत सारी रिलीजियस जंगें भी हुई है, रिलीजियस बेस्ड जंगें हुई हैं और बहुत बड़ी-बड़ी जंगें हुई हैं, जिसमें वन ऑफ द, अगर आपने सुना हो, क्रूसेड वॉर का, जो कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के दरमियान हुई। उसके बाद और भी बहुत सारी नेशंस के दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बहुत सारी जंगें हुई, ठीक है? तो रिलीजन भी एक फिनोमेना बन जाता है, एक कॉज़ बन जाती है जंग होने का। ऑल्दो रिलीजन हमें ये बात नहीं कहता, दुनिया का हर रिलीजन आपको जंग ना करने की बात बताता है, लेकिन उसने आपको जंग करने का हक भी दिया है। क्यों? कि अगर कोई ऑप्शन ना बचे, तो आप जंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जंग की ख्वाहिश करना गलत है। ये इस्लाम में भी बयाँ किया हुआ है कि जंग की ख्वाहिश करना एक गलत ख्वाहिश है। लेकिन आपके पास जब कोई हल बच ही ना रहा हो, जब अदल और सच और झूठ की जंग हो, तो उसमें जंग होना जायज़ है। अदल और इंसाफ के लिए लड़ना जायज़ है, लेकिन उसकी ख्वाहिश करना कि नहीं हमें सिर्फ़ जंग ही लड़नी है और किसी तरीके से हम अपना मामला नहीं सुलझा सकते, ये गलत है। इसके अलावा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात अगर की जाए, तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पे आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किस तरीके से पहले जंग हुई। 1945 में, फिर 58 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में, फिर 1999 में हमारी उनसे जंगें होती आई हैं। किन बेसिस पे? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बेसिस पे। ठीक है? बाज़-औक़ात सिक्योरिटी इश्यू बन जाता है, क्योंकि एक स्टेट की सर्वाइवल का इश्यू बन जाता है, तो उसको जंग करनी पड़ती है। अब जैसे अगर इंडिया कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बनता, तो पाकिस्तान भी कभी न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाता। चूँकि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन बन गया था और चूँकि वो हमारा एक मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमी है, तो हमें अपने स्टेट का सर्वाइवल तो एन्श्योर करना है। उसकी वजह से और वो बैलेंस कायम करने के लिए हमें भी न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा। रेडिकल व्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़। रेडिकल व्यूज़ का मतलब ये होता है, कुछ आइडियोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं कि जंग करना ठीक है। कुछ मामलात पे जंग के सिवा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जैसे मार्क्सिज़्म की थ्योरी अगर आप ले लें, तो जो मार्क्स है, वो कहता है कि ये जो कैपिटलिज्म का दौर है, जब वर्कर क्लास और जो लेबर क्लास है, जब बुर्जुआज़ी से तंग हो जाएँगे, तो जो प्रोलेटेरिएट क्लास होगी, वो जंग करेगी उनसे, उनको मार गिराएगी और खुद ऊपर खड़ी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने तो जंग का हमें बता दिया। लिबरलिज़्म की थ्योरी भी हमें कहता है कि आप जंग कर सकते हैं। आप जहाँ पे लिबरलिज़्म तो उल्टा यही कहता है कि अगर कोई लिबरलिज़्म को नहीं मानता, तो उसके खिलाफ जंग करो। डेमोक्रेसी लाना है, लेकिन डेमोक्रेसी लाने के लिए आपको जंग करनी पड़ रही है। आज आप देख लें कि जितना भी वेस्ट, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में और पूरे मिडल ईस्ट में जो हाल किया हुआ है, तो वो डेमोक्रेसी, अफ़गानिस्तान में वो डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लीबिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, सीरिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लेकिन उनका हाल क्या कर दिया है उन्होंने डेमोक्रेसी लाते-लाते? तो कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज़ है जो कि हमें इस बात की इजाज़त देती है कि हम जंग करें, और वो बताती है कि जंग ही उसका हल है, ठीक है? ऐसी आइडियोलॉजीज़ को हम रेडिकल व्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ कहते हैं। एक्सेस टू रिसोर्सेज़, यहाँ पे वही बात आ गई कि एक्सेस टू रिसोर्सेज़ बाज़-औक़ात ऑयल पे आप देख रहे हैं, जो जंगें हो रही है, ऑयल पे हो रही है, और दीगर और अम, चीज़ों पे जंगें हो रही हैं, सैंक्शंस लग रहे हैं, एम्बार्गोज़ लग रहे हैं दूसरी रियासतों पे। अब इराक इराक का क्या हाल कर दिया, लीबिया का क्या हाल कर दिया वेस्ट ने उठा के, क्योंकि उनके पास तो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज़ है, लेकिन वो तेल बेच रहे हैं, तो तेल किस एवज़ में बेचे?
अमेरिका कहता है कि अगर आपने तेल बेचना है तो आप वो सिर्फ डॉलर के एक्सचेंज में बेचेंगे, डॉलर के अलावा आप नहीं बेचेंगे। लेकिन वो इराक तो कहता है कि मैं तो डॉलर को मानता ही नहीं, मैं क्यों डॉलर के एवज बेचूं, मैं सोने के एवज बेचूंगा तेल, कि मुझे सोना चाहिए बदले में, आप तेल लें हमसे। लेकिन इसी वजह से अब आप देख रहे हैं कि वेस्ट ने इराक पे कितने एम्बार्गोज और कितने ही सैंक्शंस लगाए हुए हैं और उनकी क्या हालत की हुई है। इसी तरीके से लीबिया को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। लीबिया के पास बहुत सोना है। उन्होंने कहा कि हमें सोने के एवज ही तेल बेचना है। और लीबिया के पास खुद के पास भी बहुत ज़्यादा गोल्ड है। उनके पास ये रिसोर्सेज कुदरती उनके पास मौजूद है उनके मुल्क में। तो अमेरिका उनसे कहता है कि भाई तुम अपना सोना मुझे बेचो और मुझसे डॉलर खरीदो और फिर उससे तुम ऑयल का लेन देन करो। तो लीबिया ने भी कहा कि अच्छा, मैं अपना सोना सिर्फ तुम्हारे एक कागज के टुकड़े के लिए बेच दूं तुम्हें और फिर उससे अपने ऑयल का लेन देन करूं। तो जब उसने भी नहीं माना तो आज लीबिया की हालत आप भी देख रहे हैं। ठीक है। एक्सेस टू सी पोर्ट। सी पोर्ट बहुत अहम है ट्रेडिंग के लिहाज से। अमेरिका वन ऑफ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका ग्लोबल ओशंस पे प्रेजेंस कायम है और वही प्रेजेंस उसको वर्ल्ड डोमिनेंसी की इजाजत देता है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड डोमिनेंसी कर पा रहा है या आज के दुनिया का हेजमॉन बना है। सी पोर्ट के ऊपर भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, जिसकी एक मिसाल मैं आपको ये दे दूं कि चाइना और जापान के दरमियान एक सी पोर्ट है जिसको साउथ चाइना सी पोर्ट कहते हैं या ओशन कहते हैं। तो उस पे इनकी जंग चल रही है, जापान चाइना जिसमें शामिल है अ, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी। और इस मुद्दे पे, इस इशू पे एक बहुत बड़ी जंग हो भी सकती है। साउथ चाइना सी पोर्ट पे एक बहुत बड़ी जंग हो भी सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉजेज होती हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मेजर कॉजेज मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, टॉप 5 आर्म सेलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखें कि जहां हमने पीस कायम करने की बात कही, जंगें होती क्यों हैं? तो जंगें बनाने और बेचने की जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है कि 5 ऐसी टॉप स्टेट्स हैं जो कि ज़्यादा वेपन्स बनाती और सेल करती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 43% वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड बनाती और बेचती हैं। सही है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूके है, उसके बाद फ्रांस है, रशिया है और अदर स्टेट्स में पाकिस्तान, जर्मनी, इंडिया, तुर्की, ताइवान ये सब आता है और इनका मिला के जो रेशो बनता है वो सारा स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। अब ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जब इतनी सेल्स कर रही हैं आर्म्स में और वेपन्स में, इतने वेपन्स इनके बन रहे हैं और उसमें इनकी सेलिंग भी हो रही है, तो इनकी जो इकोनॉमी है वो तो डिपेंड ही वेपन्स पे करती है। जितने भी कोर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी तो डिपेंड ही वेपन्स पे करती है, जिसको हम खास एक इकोनॉमी होती है जैसे वॉर इकोनॉमी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप जब जंगी तैयारे बनाएंगे, जंगी सबमरीन्स बनाएंगे, बैटल टैंक्स बनाएंगे और आप उसको बेचेंगे और आपकी इकोनॉमी पूरी लिंक्ड हो जाएगी उसके साथ। 43% इज अ बिग रेशो। जब अमेरिका का सोल सोल अगर देखा जाए, होल सोल सबसे ज्यादा जो उसका मुनाफा होता है वो होता ही वेपन्स के खरीदो फरोख्त से है। जब उसके वेपन के खरीदो फरोख्त से है होता है तो उसको इकोनॉमी का जो ज्यादा पार्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इस 43% से ही आ रहा है ना। तो जो कोर कंट्रीज होती हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो अच्छी अपने नेशन को, कंट्री को बना तो देते हैं,
लेकिन उस अच्छी रियासत को चलाने के लिए उनको लाज़मी बात है पैसा भी ज़्यादा चाहिए। और जब पैसा उनका इतना इससे बन रहा है या इस चीज़ से उनको इतना पैसा मिल रहा है इन वेपन्स को बनाने में और इनको बेचने में, तो वो अपना बिज़नेस क्यों बंद करेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि जंगें रुके और वो कभी भी खरीदो-फ़रोख्त रुके वेपन्स की? कभी भी नहीं चाहेंगे। किस लिए चाहेंगे? कैपिटलिज़्म तो कहता है कि जिस चीज़ को भी बेच के तुम मुनाफ़ा कमा सकते हो, वो चीज़ बनाना और बेचना जस्टिफाएबल है, फिर चाहे वो वेपन्स ही क्यों ना हो, ठीक है? तो कैपिटलिज़्म ने तो इसको जस्टिफाई कर दिया। लेकिन जितना ही दुनिया में आप वेपन्स को बनाएँगे और उसका इस्तेमाल भी तो कहीं न कहीं होगा ना, तभी वेपन्स बन रही हैं। तो आप देख रहे हैं जंग का इकोनॉमी से किस तरीके से ताल्लुक है और ये ताल्लुक कितना टाइड अप है। ये कोई छोटा-मोटा तो लिंक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा लिंक है क्योंकि जो कोर कंट्रीज़ है हमें पता चल गया कि उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा वेपन सेलिंग से है। तो वो क्यों अपना बिज़नेस बंद करेंगे और अपनी इकोनॉमी को डाउन करेंगे वेपन ना बना के और जंगों को रोक के और पीस को मेंटेन करके? नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ मिसालें भी लिखी हुई है, जैसे प्राइस ऑफ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट जो F-16 होता है F-17, अब आप उसकी प्राइस चेक कर लें कि 14.6 मिलियन यूएस डॉलर का एक फाइटर जेट आता है। आप प्राइस देखें उसकी और ऐसे पूरी दुनिया में अमेरिका ने अभी तक 250 या 200 से 250 जहाज तो बेच दिए होंगे, ठीक है? उसके बाद प्राइस ऑफ बैटल टैंक देखें 4.3 मिलियन यूएस डॉलर। सबमरीन आती है, सबमरीन 1 बिलियन यूएस डॉलर की आती है। 1 बिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा पैसा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी प्राइसेस देके कि ये कितने बिलियंस का बिज़नेस है, ये कितने ही बिलियंस, इवन कि ट्रिलियन कहना इसको गलत तो नहीं होगा। कि ये कितना बड़ा बिज़नेस है और वो क्या अपना बड़ा बिज़नेस रोक देंगे सिर्फ़ पीस और अमन को कायम करने के लिए? वो अपना बिज़नेस में कोई नुकसान या लॉस आने दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं, ठीक है? अच्छा जी, वॉर वर्सेस पीस स्पेंडिंग कि वॉर और कितनी जंग पे और कितनी पीस पे स्पेंडिंग होती है। Majority of the majority of the countries of the world have their highest percentage of fiscal budgets allocated for defense procurement. जो दुनिया की ज़्यादातर जो रियासतें हैं, वो अपना जो सालाना फिस्कल बजट होता है जो उनका, फिस्कल बजट वो एनुअल बजट जो हमारे कंट्री में हर साल आता है कि हम आइंदा आने वाले साल में कहाँ कितना पैसा लगाएँगे या यूज़ करेंगे, उसको हम अपना फिस्कल बजट कहते हैं। और उस फिस्कल बजट का हाईएस्ट परसेंटेज ज़्यादातर ममालिक अपने डिफेंस पे लगाता है, मतलब अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने डिफेंस सिस्टम पे, ठीक है? उसमें वेपन्स भी आ जाते हैं, सबमरीन्स भी आ जाती है और डिफरेंट तरीके की और भी चीज़ें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉर पे जंग पे कितना स्पेंड किया जा रहा है और पीस पे कितना स्पेंड किया जा रहा है। जो वेपन ट्रेड है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, जो बात मैं आपको पहले ही ऊपर पीछे वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से उनका ट्रिलियंस का, बिलियंस का और ट्रिलियंस का बिज़नेस वेपन्स पे चलता है और उनकी इकोनॉमी वेपन्स पे चलती है, तो वो अपनी इकोनॉमी को क्यों हार्म करेंगे या फिर उसको क्यों हार्म होने देंगे किसी भी उसमें किस्म की रुकावट लाके, ठीक है? Peace generating issues are less prioritized as compared to war generating issues. जो अमन कायम करने की जो चीजें हैं या जो इश्यूज हैं उनको प्रायोरिटी बहुत कम मिलती है या तो मिलती ही नहीं है एज कंपेयर टू उन इश्यूज के जो जंग को जनरेट करती हैं, जो जंग को होने के लिए बढ़ावा देती है, ठीक है? क्योंकि आपकी इकोनॉमी उससे लिंक्ड है। अमेरिका हर जगह घुसा हुआ आपको नज़र आता है ना, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो जंग भी तो चाहता है, उसी का हर जगह तो वो जंग क
हर कहीं पे तो वो जंग में मुलविस हुआ ही है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें उनके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी वॉर के साथ इस तरीके से इंटैक्ट है कि वो पीस के इनिशिएटिव को कैंसल कर देती है। भाई पीस, अमन को हम कुछ नहीं समझ सकते। हमारा मकसद ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी को कायम व दायम रखना है और बढ़ते रहना है और सुपर पावर रहना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्रिकली और इकोनॉमिकली ग्रोथ रखनी होगी। जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जंग को ही देती है देन पीस, अमन के, ठीक है? कैसे, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कैपिटलिज्म क्या कहता है कि जिस चीज़ से भी मुनाफ़ा हासिल कर सको और उसको बेच के, उसकी ट्रेड करके, तो वो जस्टिफाइबल है और आप रियासतों को ये इजाज़त है कि वो ट्रेड कर सकता है उन सारी चीज़ों की, फिर चाहे उसमें वेपन्स ही क्यों ना शामिल हो या कोई भी खतरनाक जंगी असला। सही है? नीचे आती है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ पीस। अच्छा जी, कैपिटलिज्म के बगैर तो डेमोक्रेसी आ नहीं सकती। सही है? कैपिटलिज्म ज़रूरी है डेमोक्रेसी लाने के लिए। डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ पीस कहती क्या है? वो ये कहती है कि अगर 2 रियासतें, अगर सारी एक रियासत डेमोक्रेटिक होगी और दूसरी रियासत भी डेमोक्रेटिक होगी, तो वो रियासत आपस में जंग नहीं करेंगी क्योंकि वो एक ही तरीके का कल्चर, एक ही तरीके की नॉर्म्स को फॉलो करती होंगी। और डेमोक्रेसी चूँकि हमें कहता है कि जंग ना करो, लिबरलिज़्म का जो फिनोमेना है कि अपने दरमियान इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी इतनी बढ़ा लो कि तुम जंग का नुकसान उठा ही ना सको। अब मेरे और आपके दरमियान ट्रेड हो रहा है और उससे हम दोनों को बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा है, तो लाज़मी बात है ना मैं जंग की तरफ जाके उस मुनाफ़े को ख़राब करूँगी, ना आप जंग की तरफ जाके उस मुनाफ़े को ख़राब करेंगे। तो इससे क्या होता है, इस वजह से वो डेमोक्रेटिक थ्योरी का तसव्वुर इस तरीके से लिया जाता है कि जब पूरी दुनिया में सारी स्टेट ही डेमोक्रेटाइज़ हो जाएगी, तो फिर जंग की तरफ वो कम जाएगी। लेकिन कैपिटलिज़्म के अलावा तो डेमोक्रेसी लाना नामुमकिन है और कैपिटलिज़्म हमें वॉर इकोनॉमी की इजाज़त बहुत आम और अच्छे तरीके से दे देता है। तो ये जो पॉइंट है या ये जो थ्योरी है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। रिजल्ट्स और आउटकम क्या निकलते हैं वॉर के, हम पहला देख लेते हैं। क्रॉप्स, लैंड एंड एनवायरनमेंट आर डिस्ट्रॉयड। मैंने जैसे आपको हिरोशिमा और नागासाकी की मिसाल पहले ही दे दी कि जहाँ पे आप गोला बारूद उड़ेगा और जहाँ पे बम गिरेगा या बम्बार्डमेंट होगी, वहाँ पे गल्ला कभी नहीं उग सकता। गल्ला वो बंजर ज़मीनें बन जाती है, वहाँ पे आप गल्ला नहीं उगा सकते, वो लैंड किसी काम का नहीं रहता, बंजर हो जाता है। एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूट हो जाता है कि उसकी वहाँ पे डिसेबल चाइल्ड आज भी पैदा होते हैं या फिर किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो जाती है, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द पावर ऑफ योर मनी टू बाइंग थिंग्स, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाता है, ठीक है? आपके पैसे की इतनी वैल्यू नहीं रहती। अब जब आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहती, उसके साथ जॉबलेसनेस जुड़ जाए, इन्फ्लेशन की वजह से और भी कई मसले मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन अगर उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का मसला भी मिल जाए साथ, कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो लेकिन आपके पास कमाने के लिए आपके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ही ना हो, तो वो स्टैगफ्लेशन में बदल जाता है, ठीक है? रेफ्यूजी क्राइसिस सामने हमें देखने को मिलते हैं। आप अफ़गानिस्तान की एक मिसाल ले सकते हैं कि किस तरीके से उनको अपना मुल्क छोड़ के दर-बदर होना पड़ता है और दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेनी पड़ती है, अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए। कितने ही अफ़गान रेफ्यूजीज़ आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, जो कि यहाँ पे रहते हैं। फिर जब रेफ्यूजी क्रा उनके साथ और भी बहुत से मसले-मसाइल आते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनके दीगर और पॉलिटिकल, एजुकेशनल
मामलात पे उनके अलग और इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो वॉर का जो एक अफेक्ट है, वो कोई एक अफेक्ट नहीं है। उस एक अफेक्ट के भी पता नहीं कितने 10 अफेक्ट बाद में निकलते हैं, जो कि परेशानी से मुब्तला ही होते हैं। ठीक है? लो बजट फॉर सोशल प्रोजेक्ट एंड हाई बजट फॉर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना बजट है वो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट की तरफ राग़िब करना पड़ता है, बजाय सोशल। बजाय कि एक रियासत अपने हेल्थ सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, जस्टिस सिस्टम को और दीगर डेवलपमेंट के कामों में तवज्जो दे और हाई बजट करे, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है उल्टा, उनको अपने सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के बजट में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं बाज़-औक़ात। बहुत बार आप आज रेड इंडियंस एक होते थे, जो अमेरिका में पाए जाते थे, आज आपको उनकी कोई नस्ल नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के नज़र वो उनकी पूरी नस्ल ही इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की नज़र हो चुकी है। ठीक है? इसके अलावा पूरी-पूरी कौमें तबाह हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनका नामो-निशान तक नहीं रहता अगर जंगों के बाद। ये भी जंग का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। जी सोहेल, कोई क्वेश्चन है? नो मिस, कॉन्सिक्वेंसेस तो क्लियर हो गए। ओके। अच्छा जी। कॉन्सिक्वेंसेस में आगे भी और भी कॉन्सिक्वेंसेस है, कंटिन्यूड है। साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी जनरेशंस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन भी होता है। जहाँ पे जंगें हो रही होती हैं, उन वहाँ के जो सिविलियंस होते हैं, उनको बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। या फिर वो जो सोल्जर्स जहाँ पे जंग लड़ने जाते हैं और जंगें लड़ रहे होते हैं, बाज़-औक़ात वो भी बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी नफ्सियात पे बहुत गहरा और बहुत डरावना असर पड़ता है। जिस शख्स ने इतनी तबाही देखी हो, इतना कत्लो-गारत अपने आँखों के सामने देखा हो, उसका माइंड ये चीज़ कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से बहुत सारे और मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिजीज़ेज़ से उनको सामना करना पड़ता है। इसकी एक और मिसाल भी है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो इराक एंड अफ़गानिस्तान में तकरीबन अमेरिका अभी तक 1000 बिलियन डॉलर लगा चुका है या इससे भी ज़्यादा। और ये लगाने के बाद, यहाँ पे जंग करने के बाद, वो खुद एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला हो गया है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि उसने यहाँ पे लगाई है और इस कॉस्ट की वज़ह से उसकी अपनी मुल्क की इकोनॉमी भी बहुत शेक हुई है। तो जंग से सिर्फ़ एक कंट्री को कभी भी नुकसान नहीं होता, ऑब्वियसली जितनी भी कंट्रीज़ उसमें शामिल होती है, उन सबको उसका नुकसान किसी हद तक उठाना पड़ता है। वॉर पार्टिसिपेट सोशल क्राइम्स एंड अदर लीगल एक्टिविटीज। जहाँ पे जंग हुई हो या खत्म हुई हो या हो रही हो, वहाँ पे दीगर और सोशल क्राइम्स शामिल हो जाते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, प्रोस्टिट्यूशंस, इलीगल ड्रग एक्टिविटीज। ड्रग्स की पूरी पूरी फैक्ट्रियां वहाँ पे लग जाती हैं, ताकि क्योंकि वो एक वॉर अनसर्टेन एरिया होता है और अनसर्टेन एरिया में और इलीगल कई एक्टिविटीज शामिल हो जाती हैं। जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक अफेक्ट के भी 10,000 अफेक्ट निकल आते हैं। ठीक है? सिंस 1945, 90% ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ वॉर हैव बीन सिविलियंस। ये एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर है और इसको हमें देखना, और ये एक बहुत खतरनाक फिगर है कि जितनी भी जगह अभी तक हुई हैं, उसमें जो 90% नुकसान हुआ है वो सिविलियंस का हुआ है।
जिसका उस जंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। However, war remains a viable medium of conflict resolution. लेकिन इन सारे consequences के बावजूद भी जंग हमेशा एक बहुत अहम और बहुत वायबल ऑप्शन रहा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का रोल क्या है जंग को रोकने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए? यूनाइटेड नेशन का जो पूरा बजट है वो सिर्फ 2% है उसका, जो कि पूरे दुनिया के मिलिट्री एक्सपेंडिचर का जो बजट है 100%, उसमें एंटायर बजट में यूनाइटेड नेशन का जो पीस मेंटेनेंस का बजट है वो सिर्फ 2% है। अब आप पीस के लिए 2% लगा रहे हैं और जंग के लिए 98% लगा रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो सकता है और जंग रोकी जा सकती है? Around $1,600 billions dollar are spent annually on weapons as compared to $20 billion on healthcare and education program. पूरी दुनिया का अगर एनुअल बजट हम देखें, एनुअल पर एनम की बात कर रहे हैं और कंपेयर करें, तो पर एनम की 1600 बिलियन आप वेपन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बजाय, और अगर उसको कंपेयर करें हम अपने दीगर और इश्यूज से, एजुकेशन इशू, हेल्थ केयर प्रोग्राम से, तो वहां पे सिर्फ 20%, 20 रुपए ही होगा ना। अब अगर आप इसको देखें कि $20 बिलियन है, तो ये 1600 में से तो 20 रुपए निकालें, कितना बचेगा? आप पीस पे, आप दुनिया की डेवलपमेंट पे या दीगर और सोशल इंस्टीट्यूशंस पे कितना बजट लगा रहे हैं अपना? ये पर एनम पे बात हो रही है, इसका ख्याल रखिएगा, ये मंथली या फिर हाफ ईयरली बात नहीं हो रही, पर एनम यहाँ पे एनुअली लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, जो आखिरी पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि $129 बिलियन पर एनम चाहिए हमें हेल्थ केयर इश्यूज, हाउसिंग इश्यूज, एजुकेशन इश्यूज, पावर्टी इश्यूज, माल नरिशमेंट इश्यूज, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड को रिजॉल्व करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हर साल पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, हर साल अगर पूरी दुनिया में सिर्फ 129 बिलियन लगाए जाएं तो ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम सिर्फ 20 बिलियन लगा रहे हैं और उसके बाद तवक्को करते हैं कि पीस कायम होगा और दीगर सारे इश्यूज को वो भी हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जहां हम $1600 बिलियन लगा रहे हैं पर एनम, अगर वहां पे सिर्फ हम 129 बिलियन लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 129, तो हमारे सारे इश्यूज ही खत्म हो जाएंगे। दुनिया में जितनी भी आपको गुर्बत नजर आ रही है, जो भी नजर आ रहा है, ये सब रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, व्हाट इज पीस? पीस क्या है? अमन क्या होता है? Overcoming of evil with goods, overcoming of falsehood with truth, overcoming of hate with love, striving to build society. शैतान पे अच्छाई का जीतना, झूठ पे सच का जीतना, नफरत पे मोहब्बत का जीतना, ये सारी चीजें अमन को फरोख्त करता है और ये सारी चीजें अमन को इंडिकेट कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, पीस की। एक सोसाइटी में जब ये सारी चीजें होना स्टार्ट होंगी तो वो पीसफुल हो जाएंगी और अमन को कायम करने लगेंगी। रिजेक्शन ऑफ वायलेंस एंड वॉर अपने आप ही पीस कायम कर देता है। जब आप एक फिनोमेना को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमने पीस चाहिए, अमन चाहिए, जब हम अमन की बात करते हैं और हमने कह दिया कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए अपनी सोसाइटी में, हमें जंगें नहीं करनी है, हम अमन चाहते हैं, तो वहां पे
सॉरी, तो वहां पे अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा, पीस खुद ब खुद कायम हो जाएगा जब आप जंग नहीं लड़ेंगे और पीसफुली मीन्स के थ्रू अपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रेजोल्यूट करेंगे, ठीक है। द मोर ह्यूमन स्वेट्स फॉर ह्यूमैनिटी द लेस ह्यूमन ब्लीड्स इन वॉर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना इंसान इंसानियत के लिए मुशक्कत करेगा उतना ही कम खून उसका जंगों में बहेगा। आप इंसान के लिए इंसानियत के लिए अगर इंसान मुशक्कत करना स्टार्ट कर दे तो जंग के लिए उसको अपना खून हरगिज नहीं बहाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और आप मशहूर कोट देखते हैं स्कॉलर का कि इफ यू वांट पीस यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर तुम्हें अमन चाहिए और अगर तुम चाहते हो कि अमन कायम हो सके तो उसके लिए पहले तुम्हें जंग लड़नी पड़ेगी, तभी अमन कायम हो पाएगा, वरना नहीं कायम कर सकते। पीस अपने आप में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पीस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर, ये एक छोटी सी पीस की डेफिनेशन है कि व्हाट इज पीस। पीस इज द एब्सेंस ऑफ वॉर, जहां पे जंग नहीं है, जहां पे जंग नहीं है वहां पे अमन कायम होगा, जहां पे वॉयलेशन नहीं है वहां पे अमन कायम होगा, जहां पे आप पीसफुल तरीके से ट्रुथ के जरिए लव के जरिए सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हेट्रेट की बात नहीं है, उसमें एनिमोसिटीज नहीं है, उसमें कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, तो वहां पे अपने आप ही अमन कायम हो जाएगा। अच्छा जी, पीस की दो तरीके का पीस होता है, नेगेटिव पीस और पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस किस तरीके से होता है? ऐसा अमन जो कि वॉयलेशन के थ्रू कायम किया गया हो, जो कि वॉयलेशन के थ्रू लाया गया हो। अब इसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और कोई तीसरा बंदा दोनों को धक्का देके फोर्सफुली उनको अलग करता है और उनके झगड़े को रोकता है, तो उसने अमन तो कायम कर लिया, पीस तो वो ले आया, लेकिन वो पीस फोर्सफुली लाया, अथॉरिटी के जरिए लाया, ठीक है। वहां पे ये नहीं हुआ कि एनिमोसिटी खत्म हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई, या वो नफरत खत्म हो गई, या वो जो नेगेटिव इमोशंस थे जिसकी वजह से वो लड़ रहे थे वो खत्म हो गए। नहीं, वहां पे सिर्फ वो फोर्स के जरिए अमन आया। और ऐसा अमन क्या वाकई अमन होता है? नहीं। जहां पे आपके दिल में नफरतें हों, जहां पे आपकी दुश्मनियां उरूज पे हों और आपने सिर्फ उसको किसी और की अथॉरिटी और फोर्स की वजह से लड़ना आपस में बंद किया है, वहां पे कभी भी पीस प्रॉपर तरीके से नहीं आ सकता। पॉजिटिव पीस उधर ही हमें क्या कहता है? व्हेन एनिमोसिटी एंड्स, इशू आर आल्सो रिजॉल्व्ड, a willing and a willingness to end hostility arises, the resulting peace is called positive peace। जब ये वो है कि एक अमन आपने कायम किया दुश्मनी को खत्म करके, वॉयलेंस को खत्म करके, उसको ठीक से रिजॉल्व कर दिया। दो भाई लड़ रहे थे आपस में, आपने उसको समझाया, उसको भी समझाया कि आप वो भी आपका भाई है, कुछ नहीं होता, उसने ऐसे बोल दिया था, उसका ऐसा मतलब नहीं था, ये नहीं था, इस तरीके से नहीं था। बहुत पॉजिटिवली आपने समझाया उसको और आपने उनकी जो तकरार थी, जो हेट्रेट इमोशंस थे, जो नेगेटिव फीलिंग्स थी, वो सारी खत्म कर दी और उसके बाद जो पीस जनरेट हुआ उसको पॉजिटिव पीस कहेंगे। क्या आज की दुनिया में आपको कहीं पे भी ऐसा पॉजिटिव पीस मिलता है? नहीं मिलता। ऐसा पूरी रियासतों के दरमियान, पूरी इंसानी अगर कुव्वत के दरमियान या कौम के दरमियान आप देख लेंगे इंसानों के दरमियान, तो भी आपको नहीं मिलता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। अब आप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।